बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कमर मेकन। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे 2 से 3 ख़बरों के ऊपर। सबसे पहले तो आपको मालूम है आज का जो हॉट टॉपिक है वो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी एक मरतबा फिर आ रही है, सामने हो रही है। इसके ऊपर बात करेंगे। आज एक इंतहाई अहम बैठक पाकिस्तान में होने जा रही है, बड़ों की बैठक होगी और उसके अंदर कुछ बड़े फ़ैसले भी मुतवक्के हैं। उस बैठक का पस मंज़र भी आज हम आपके सामने रखेंगे। असल में हो क्या रहा है, गुज़िश्ता दिन के बाद हम देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा, जिस जगह इस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पर आए, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और कुछ अहम बातें भी की। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमने देखा अलीमा खानम साहिबा की दरख्वास्त थी तौहीन अदालत की। वो पहले ये भी एक बड़ा दिलचस्प सिनेरियो है कि पहले जस्टिस इजाज़ इसहाक़ खान साहब जेल मुलाकातों से मुतालिक दरख्वास्तें टेकअप करते रहे। जब उन्होंने कुछ सख्त ऑर्डर्स दिए तो लार्जर बेंच को मामला भेज दिया। जब दोबारा से अलीमा खानम साहिबा अदालत में आई तो फिर सिंगल जज को भेज दिया। तो बज़ाहिर मकसद नज़र यही आ रहा था जस्टिस इजाज़ इसहाक़ साहब को ज़रा साइड पर करना है। और इसके अलावा वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे उस डिवाइस की जो अपेरेंटली दरियाफ्त नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट के जज के चैम्बर से, दरियाफ्त नहीं हुई सर सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक। उसके ऊपर भी हम मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल। तो कमर मेकन साहब, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो रिफ्ट है, जो हाल ही में इंडिया में एक अटैक हुआ है, बहुत से बेगुनाह लोग वहाँ पर मारे गए हैं, जिसकी पाकिस्तान ने भरपूर मजम्मत भी की है। बावजूद इसके क्यों कर आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि इंडिया जो है बिलखसूस मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक उसने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि इस सब के पीछे पाकिस्तान है, जबकि ये बहुत ही इनिशियल स्टेज होती है। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने से कबल आपके पास कुछ ना कुछ तो एविडेंस के तौर पर होना चाहिए। उसके ऊपर आप क्या देखते हैं, क्या पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल अब तक आया है वो सेटिस्फैक्ट्री है या अवाम जो है उससे मुतमईन होंगे? क्योंकि अवाम में तो बड़ा गम व गुस्सा पाया जा रहा है गुज़िश्ता रोज़ से, जब से इंडिया ने इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज साहब। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जैसे ही ये वाक़या होता है, इंडियन टेलीविज़न के ऊपर मैराथन एक सिलसिला चल निकलता है ट्रांसमिशंस का, और इस तरह से लगता है कि उनकी तमाम तर तैयारी पहले से मौजूद थी, गेस्ट इन लाइन हुए थे, और जैसे ही ये वाक़या हुआ उसके बाद एक मैराथन चल पड़ी। जी, किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। इसमें इसके पीछे कौन है? इसके पीछे फ़लाँ तंजीम है। इतने लोग आए, हालांकि वो एरिया पाकिस्तानी बॉर्डर से, POK से तकरीबन POK, सॉरी मैं मादर खां अस्तगफिरुल्लाह, POK कैदी अर्नाब गोस्वानी का मैं इंटरव्यू बार बार सुन रहा था। पाकिस्तानी जो कश्मीर है उससे तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है। और ये कहना कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, सरासर मेरे ख्याल में बदनीयती पर मबनी है। और आपके पास फिर सबूत क्या है पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का? लेकिन मैं जो चीज़ यहाँ काबिल ज़िक्र है वो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उन्होंने इतना मीडिया हाइप इसकी क्रिएट किया है पूरी दुनिया के अंदर कि अब पूरी दुनिया को वाज़े तौर पर ऐसा लग रहा है कि शायद ये पाकिस्तान ने ही करवाया है, और इसके ऊपर हमारी हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी है। हमारे PM का अभी तक एक ट्वीट तक सामने नहीं आया। वज़ारत ख़ारजा का एक सिर्फ बयान रद्द-ए-अमल सामने आया जिसमें उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ तरदीद कर दी है कि भाई ये हमने नहीं किया। ट्विटर आपने बैन किया हुआ पाकिस्तान के अंदर, जबकि पूरी दुनिया के अंदर इंडिया ने इस वक्त ट्विटर के ऊपर अपना सारा बयानिया डेवलप किया है और दुनिया को वो बता रहा है ट्विटर के ऊपर कि भाई पाकिस्तान ने हमारे साथ ये ज़्यादती की है। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो VPN लगा कर फिर भी जवाब उनको दे रहे हैं। इनको सबसे पहले तो चाहिए था कि आप ट्विटर से बैन हटाएं। ट्विटर से बैन हटाने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तानी किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। ये बड़ा एक अफसोसनाक है जिस तरह से हमारी हुकूमत का, अच्छा हुकूमत का रिस्पॉन्स तो अपनी जगह पर मुजरिमाना है ही है, खामोशी है, लेकिन अवाम फिर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और हर तरह से वो इंडिया को हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर जगह फोरम के ऊपर वो भरपूर जवाब दे रहे हैं इस प्रोपेगेंडा का। और मैं यूँ कहूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम इंटरनेशनल फोरम के ऊपर अपना पाकिस्तान का मुकदमा अकेले लड़ रही है, बग़ैर हुकूमती सपोर्ट के लड़ रही है, तो गलत ना होगा। क्योंकि ट्विटर बैन है, बोलने पर पाबंदी है, बड़े बड़े चैनल्स बैठे हुए, किसी ने कोई ट्रांसमिशन नहीं की कि भाई भारत से पूछे तो सही कि भाई आपके पास सबूत क्या है कि ये पाकिस्तान ने किया है। ये एक तो सबसे बड़ा सवालिया निशान इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर उठता है। और दूसरा, आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, हुकूमत की तमाम तर जो एक्टिविटी है, तमाम तर जो कोशिश है, वो तरीके इंसाफ
को दबाने में, इमरान खान के बयानिए को किल करने में लगी हुई है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनके ऊपर इतने ज़्यादा हैं, उनके ऊपर इनकी तवज्जो है। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, या ख़ास तौर पे इंडिया के साथ, उस जंग में हम हार रहे हैं। एक और चीज़ बड़ी काबिल ज़िक्र है, अब ये अच्छा मेरा ख्याल है जंग में तो हम नहीं हार रहे, हम जो मीडिया की जंग है हाँ जी, उसमें हम ज़रूर काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि आपने भी बड़ा राइटली सो इसमें एक बात कही, ट्विटर बड़ा अहम टूल है जिसको आजकल एक्स कहा जाता है। इस एक्स के ऊपर ही डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका में सदर मुंतखब हो गए हैं, आपको मालूम है। यहाँ पर इंडिया ने, अभी आपने देखा जब जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़या, उसके ऊपर भी हमारी जो स्टेट है, जिस तरह हमें एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए था, हम उसमें नाकाम रहे। और उसकी एक बुनियादी वजह आपने खुद बताई कि हमने तो पाबंदी लगा रखी है उस एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो एक राब्ते के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान की जानिब से, मगर हमने खुद ही उस एक राब्ते को मुनक़ता कर दिया। वो ट्विटर के ऊपर, पॉलिटिक्स ट्विटर के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो रही होती है, वो लोगों की आवाज़ ऊपर आ रही होती है जो मैटर करते होते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं ये देख रहा था जब ये वाक़या हुआ, और अब चूँकि इसने ज़्यादा हाइप पकड़ना शुरू कर दी है थैंक्स टू इंडियन मीडिया, जो उन्होंने एक वो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ कुछ अरसा, जब 9 मई के वाक़यात हो रहे थे, तो उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सर वो इतना झूठ बार बार बोलते हैं कि आखिर में आकर कुछ लोगों को वो सच लगने लगता है। ये वही जो दूसरी जंग अज़ीम में एक थ्योरी आई थी ना हिटलर की जानिब से, उस वक्त उसके ऊपर वो अब इंडियन मीडिया पूरा करामद है। यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो अपना, जब आप डिफेंसिव मोड में होंगे, डिफेंसिव टोन इस्तेमाल करेंगे, तो ऑब्वियसली आप अपना नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकेंगे। आप उनके नैरेटिव को शायद थोड़ा सा आप कह सकते हैं कूल डाउन कर सकते हैं, मगर अपना नैरेटिव जब आप बिल्ड नहीं करेंगे तो इंडिया तो आपके ऊपर चढ़ाई करेगा ही करेगा। अभी हम सिंध ताश मुआहदे का भी देख रहे हैं कि उन्होंने उसको भी मुअत्तल कर दिया है जो 1960 में हुआ था। अब नाज़रीन अगली एक वीडियो भी मैं अपने एक सीनियर दोस्त हैं उनके साथ करने जा रहा हूँ कि सिंध ताश मुआहदा एक्चुअल में है क्या। अब यहाँ पर मैं ये समझता हूँ हमारी रियासत के पास एक और बड़ा अहम मौका है। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा जब जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ, ये मौका हमने गंवा दिया था। मौका क्या है सर? आपने जाफर एक्सप्रेस तो सर आपके मुल्क के अंदर हुई एक दहशतगर्दी की कार्रवाई थी, ये आपके मुल्क के ऊपर एक बैरूनी आप कह सकते हैं एक दूसरा मुल्क जो है, जो आपका बहुत बड़ा मुखालिफ है, वो इल्ज़ाम लगा रहा है और पूरी दुनिया में वावेला मचा रहा है। ये एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है और आपको इस मौके के ऊपर पूरी कौम को एक साथ इकट्ठा करना है, यकजा करना है। और ये मौका है आपके पास कि आज भी अडयाला के दरवाजे खोलें, आप उसको रिहा करें ना करें वो आपका हेडेक है, वो कानून जाने, अदालतें जाने, मगर उस बंदे को ऑन बोर्ड लें जिसको 8 फरवरी को रिहाई करें। कौमी सलामती सर पैरोल पे रिहाई, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो मर्जी करें, मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप उस शख्स को जिसे 8 फरवरी को पाकिस्तान की अक्सरियती अवाम ने वो दिया है मैंडेट, उसको तो कम से कम ऑन बोर्ड लें। जब आप उसको ऑन बोर्ड ले लेंगे, आपको पब्लिक के सेंटीमेंट्स को उजागर करने की जरूरत ही नहीं है। देखें वो शख्स, और उससे एक पैगाम जाएगा यूनिफाइड पाकिस्तान का पूरी दुनिया में। वो शख्स जिस तरफ देखता है ना, पाकिस्तान की पूरी कौम उस तरफ देखना शुरू कर देती है। वो अगर बात करता है ना एक इशू के ऊपर, पूरी पाकिस्तानी कौम उस इशू के ऊपर बात कर रही होती है। और इस वक्त में आपको उसकी जरूरत है ना। देखिए बात ये है कि सर मैं जरूरत से ज्यादा शहबाज शरीफ साहब जिस तरह बात करते हैं, जिस अंदाज में वो बात करते हैं, इस मौके के ऊपर वो अंदाज उल्टा आपके अगेंस्ट जाता है। इफेक्टिव ही नहीं है सर, इफेक्टिव ही नहीं। उसको होम्योपैथिक किस्म का जब आप बयान देंगे, आप देखें आपने जो मौका और वक्त ने जो ये एक चांस दिया है हुकूमत को, ये बड़ा ज़बरदस्त चांस है। ये एक ना डेड लॉक्स आया हुआ है तहरीक इंसाफ और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में। इस डेड लॉक को ख़त्म करने के लिए इस वक्त वहदानियत, कौम को एक जगह पे इकट्ठा करने वाला जो नुक्ता है, वो दोनों अतराफ में बैठे लोगों को काम आ सकता है। और ये देखिए काम रियासत के इस तरह भी काम आ सकता है कि जो अब एक नफरत हम देख रहे हैं आम पब्लिक के अंदर, सेंटीमेंट्स हैं अगेंस्ट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके। देखिए आज इंस्टीट्यूशंस अगर एक बड़ा फैसला कर लेते हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर ले आते हैं, तो जो अवाम है वो भी पुराने गिले शिकवे भूल जाएंगे। और देखें सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। और हम ये नहीं कहते कि आप आज इमरान खान साहब जेल में हैं, कल नवाज शरीफ साहब जेल में थे। जब इस तरह की सिचुएशन हो, आप नवाज शरीफ को बाहर निकालें, आप इमरान खान को बाहर निकालें। कम से कम वक्ती तौर पर जो मुल्क क्राइसिस में है, जो मुल्क के ऊपर एक हमला एक तरह से किया है इंडिया ने, जो
इल्ज़ाम तराशी की है उसको तो आपने कैटर करना है और उसके लिए आपको हिकमत अमली अपनाना होगी। अदरवाइज़ फिर मैं ये समझता हूँ कि हमें ये ना हो कि एक और नुकसान कर बैठें। अच्छा, आपने ना कहा है कि पिछले गिले शिकवे भूल जाएंगे। मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि वक्ती तौर पर कम अज़ कम उनको एक तरफ साइड पे करके लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, बाद में मसले अपने देखते रहेंगे। जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो तो इंडिया की आपने हिटलर की बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी है। वो हिटलर के बाकायदा तौर पर नज़रिए को भी ये फॉलो करते हैं आरएसएस वाले, आपने देखा है। वो सिर्फ और सिर्फ हिटलर की बातें और बाकी चीज़ें नहीं, वो उस आइडियोलॉजी के ऊपर भी इंडियन मीडिया और बाकी जो हुकूमत है वो इस वक्त उसके ऊपर कायम है, उसी के मुताबिक आगे चल रही है मोदी के नज़रियात को लेकर। और बार बार इंडिया गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए मीडिया कहता है जी हम वो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो ले लेंगे। भाई खाला जी का वाड़ा है, आप ले लेंगे, आएंगे, लेके चले जाएंगे। पहले भी आपने कोशिश की है, आपको अच्छा सबक मिला है और अभी भी मेरे ख्याल में उसी तरह का सबक मिलेगा। इस मामले के ऊपर कम अज़ कम कौम जो है ना वो डिवाइड नहीं है, वो एक जगह। मुझे ये बताएं कि अभी क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेट पहुँचा हूँ, मैंने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसने यहाँ पर मीडिया टॉक भी की है। उनकी क्या टोन है, वो क्या समझते हैं? इतना बड़ा साना हो चुका है, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, इमरान खान साहब का कोई पैगाम उन तक आया है या वो क्या कहते हैं? देखिए, उनका एक बड़ा सबसे बेहतरीन और वैलिड पॉइंट यही था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मौजूदा केसेस हैं ये सियासी हैं, ये तो सबको पता है, सियासी बेसिस के ऊपर बने हुए हैं। वो ये कहते हैं कि जो भी मामलात हों, कुछ भी हो, इस वक्त मैंडेट इमरान खान के पास है। 8 फरवरी जैसे आपने ज़िक्र किया, अवाम ने इमरान खान को ये मैंडेट दिया है और उसको फॉलो कर। वो कहते हैं कि उससे कम अज़ कम मुलाकात हमारी जो है वो फ़ौरन अरेंज करवाई जाए ताकि इस अहम तरीन इशू के ऊपर कौम को हमने आगे किस तरह से लेके चलना है हम उससे बात करें, क्योंकि जब वो बोलेगा तो अवाम मानेगी, जब वो कुछ कहेगा तो अवाम उसको फॉलो करेगी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि कौम को एक जगह इकट्ठा करना है तो उसकी वाहिद एक ही एग्जाम्पल, एक ही तरीका हमारे पास है और वो है इमरान खान को रिहा करना या इमरान खान तक रसाई देना, ताकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहे वो मिले, अपना मौक़िफ़ लेकर आएँ और फिर हुकूमत को भी बेहतर तरीके से गाइड कर सके कि भाई आगे किस तरह से लेकर चलना है। सिर्फ अपोजिशन नहीं है सर, कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा सीटें भी तहरीक इंसाफ की इस वक्त हैं। मैंने सलमान अकरम राजा साहब से फिर यही सवाल किया था, मैंने कहा कि आपको कोई बाज़ाब्ता कोई दावत एज अ पार्टी, क्योंकि आपके अपोजिशन लीडर भी हैं, आपके सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, एक सूबे में आपकी हुकूमत है, तो आप जाएंगे, अपनी राय देंगे, आपका क्या स्टांस होगा? तो उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर एज CM जाएंगे, लेकिन वो भी यही बात करेंगे। उन्होंने क्लियर किया कि CM जाके यही बात करेंगे कि अवामी मैंडेट इमरान खान के पास है, उस तक रहाई या रसाई करवाई जाए ताकि हम अगला लाएअमल अनाउंस करें। अदरवाइज़ सलमान अकरम राजा का ये कहना था कि हम किसी किस्म की कोई राय जो है वो देने के काबिल नहीं होंगे जब तक हमारी इमरान खान से इस बात पर मुशावरत नहीं हो। दैट मीन्स कि जो बैठक अब से कुछ देर कबल जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी होगी नाजरीन, वो शुरू हो चुकी होगी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है जिसमें वज़ीर आज़म साहब हेड करेंगे, आर्मी चीफ होंगे, आला अस्करी और सिविल क़यादत के लोग मौजूद होंगे उसमें और अहम फैसले मुतवक्के हैं। मगर फिर बात वही है कि अगर अहम फैसले करने हैं, बड़े फैसले करने हैं, उन बड़े फैसलों की पुष्ट पर अगर आवाम नहीं खड़ी होगी तो आप बड़े फैसले कैसे कर पाएंगे? यही हमने एक अनफॉर्चुनेट वाक़या जब जाफराबाद का हुआ उस वक्त देखा, आपकी जानिब से कोई बड़ा फ़ैसला नहीं लिया जा सका क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड नहीं थे। अब की बार मैं ये समझता हूँ कि हमें माजी से ज़रूर सीखना चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर एक यूनिफाइड किस्म का पैगाम देना चाहिए, इंडिया को बताना चाहिए। क्योंकि कल जब कमर मेकन साहब ये वाक़या हुआ गुज़िश्ता एक रात कबल, तो मैं जब ऑफ़िस में गया तो मुझे ऑफ़िस वालों ने कहा कि ज़रा पब्लिक सेंटिमेंट्स तो लेकर आएँ। मैं ज़रा बाहर गया, लोगों के पास मुख्तलिफ मार्केट्स में, उनसे पूछा उनके क्या सेंटिमेंट्स हैं, वो क्या समझते हैं। तो यार बड़ा गम और गुस्सा था। लोग सर कहते हैं लोगों को 65 की जंग याद आ गई। लोगों ने कहा कि ये लोग तो यहाँ पर नाश्ता करने आए थे, उस वक्त हमने इन्हें यहाँ पर जो नाश्ता करवाया था इन्हें भूल चुका है। फिर अभिनंदन का वाक़या, लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद हैं, लेकिन लोग फिर कहते हैं कि भाई हम तो तैयार हैं मगर हमें लीड कौन कर रहा है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहाँ है, क्यों कर खामोश है, क्यों कर इंडिया को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जा रहा। ये जो खामोशी है या आप कह सकते हैं कि ये जो टैक्टिक्स हमारी गवर्नमेंट अपना रही है शायद ये पुराने हो चुके हैं। अब जो सोशल मीडिया है वो बड़ा एक्टिवली रोल प्ले करता है और आधी जंग तो आपकी सोशल मीडिया पर होती है। जब आप नैरेटिव ही बिल्ड नहीं कर पा रहे तो फिर आप अमली तौर पर क्या कुछ कर पाएंगे? अवाम के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको जहन में रखते हुए मैं तो ये समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट के पास बड़ा अहम मौका है कि वो इस पूरी कौम को यकजा करे। जो
तोड़ने की बातें हो रही हैं, जो नफ़रतों की बातें हो रही हैं, जो चपकलिशें, जो ज़ाती रंजिशें हैं, वो सब अगर ख़त्म हो सकती हैं तो वो यही एक मौका है जिसके ऊपर हो सकती हैं, और हम सब दुआगो हैं। मैं तो कम अज़ कम ऐसा पाकिस्तानी समझता हूँ। अवाम जो है ना, आदिल सरफराज साहब पिछले कुछ अरसे में अपने इदारों से, अपनी हुकूमत से काफ़ी खफा और नाराज़ दिखाई देती है। ये हकीकत है, इसे हमें और ये हमेशा होता है। देखिए, नाराज़ी होती है, लेकिन ये मौके ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आपको ज़ाती दूर किया जा सकता है, बजाय ज़ाती अनाद को ज़रा पसे-पुश डालें और मुल्क को सामने लेकर आएँ। सिर्फ बयानात की हद तक या औरों पर न थोपें कि आप मुल्क के लिए करें। आप सबसे पहले खुद कुछ अमली तौर पर करें और लोगों से एक्सपेक्ट करें कि वो भी करेंगे। अब ये खूबसूरत बात थी कि कुदरत ने एक और मौका दिया सिस्टम को कि भाई आप इन चीज़ों को सही कर सकते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। मतलब एक टॉपिक हमारा हो गया, दूसरा बड़ा अहम टॉपिक है, फिर हम अदालत में डिवाइसेस के मामले पर भी आएंगे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अलीमा खानम की दरख्वास्त जो तौहीन अदालत की थी, उस पर समाअत हुई है। कल ये समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी। आज उसके ऊपर जब सुबह समाअत हुई तो 12 बजे तक के लिए वक्त दे दिया गया। तो अलीमा खानम रोस्ट्रम पर आई, उन्होंने कहा कि जज साहब आपकी तौहीन हो रही है, इस अदालत की तौहीन हो रही है। अच्छा, आज अलीमा खानम साहिबा को बोलने दिया गया? जी जी। उमर अयूब साहब गए, उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी के ऊपर स्टेट का झंडा लगा हुआ है सर। जब हम जाते हैं अडयाला जेल तो रास्ते में खड़ा एक कांस्टेबल हमें रोक देता है और कहता है कि मैं स्टेट को नहीं मानता, आप आगे नहीं जा सकते। अंदाज़ा करें। और जज साहब कहते हैं कि अच्छा ये मेरे पास केस कैसे आ गया है? ये जस्टिस अमीन मिन्हाज साहब तो नहीं? जस्टिस अमीन मिन्हाज साहब थे। उन्होंने कहा कि ये केस जो है मेरे पास आ गया है। 12 बजे तक उन्होंने फिर वक्फा कर दिया और कहा कि ये सिंगल सुनना है। उसके बाद उसमें 1 घंटे की मजीद तोसी कर दी गई। 12 बजे से अब 1 बजे तक तोसी कर दी गई, और हो सकता है 1 से 2 हो जाए, क्योंकि 5 बजे तक वक्त है आज मुलाकातों का। अच्छा, दूसरा फिर वो आज डिविजनल बेंच भी है ना, तो पहले ताला लगा हुआ था अदालत में, तो अब जैसे ही ताला खोला है डिविजनल बेंच के लिए, तो अब तमाम पीटीआई के रहनुमा जो है ना, वो जाकर अलीमा खानम वगैरह वो जाकर उस अदालत में बैठ गए। तो अब देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। लेकिन अफसोसनाक मामला ये है कि अदालत फैसला देती है, 3 रुकनी लाजर बेंच फैसला देता है और अडयाला जेल इंतजामिया उस फैसले को नहीं मानती। लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक सूरत-ए-हाल हो रहा है कि वो लोग याद कराने आते हैं अदालत को कि सर आपकी तौहीन हो रही है, और जजेस को शायद महसूस नहीं हो रही कि हमारी तौहीन हो रही है। आखिर में शायद डायलॉग आएगा अदालत से कि देखें जो कंटेम्प्ट है ना, वो मामला होता है अदालत और कंटेम्नर के दरमियान, तो आप मेहरबानी करें खामोश हो जाए। ये अक्सर डायलॉग हमने सुना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप भी कवर करते रहे एक्सटेंसिवली। जब जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब इन तमाम तर दरख्वास्तों को सुन रहे थे जो बेसिकली इमरान खान साहब से मुलाकात के सिलसिले में दायर हुई थी, और इसी सिलसिले में हमने देखा मिशाल यूसुफजई हैं उनका नाम, जिन्होंने एक कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल की, दरख्वास्त टेकअप हुई थी, साथ 97 अदर्स भी थी। बिल्कुल। अब वो जैसे सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने सबसे पहले तो उस पर मुलाकात का कहा, फिर अपना एक कमिश्नर भी तैनात किया अपनी लॉ क्लर्क को। वो सब हमारे सामने मुलाकातें नहीं हो सकी, अदालती फ़ैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, और फिर मामला हम देख रहे थे कि अब थोड़ा सा शायद हतमी शक्ल इख्तियार करेगा। अचानक से एंट्री होती है। डिस्पोज ऑफ कैसे हुई है? कैसे? पीटीआई के वकला को मुआवनत के लिए बुलाया गया था। सलमान अकरम राजा साहब जब इंश्योरेंस करके आए थे कि हम नहीं, वो अलग दरख्वास्त थी। पीटीआई की मुआवनत को मशाल यूसुफजई वाली दरख्वास्त के अंदर बुलाया गया था। उसमें फैसल चौधरी साहब थे और शुएब शाहीन साहब थे। तो जिस तारीख के ऊपर इन्होंने मुआवनत के लिए जाना था, वहाँ पर तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई गया ही नहीं। भूल गए होंगे ना यार, अब ये उनको बेहतर पता होगा। और उसके बाद ये अफरीदी हैं, मिनिस्टर हैं KPK हुकूमत के, मीना खान अफरीदी और सोहेल अफरीदी, उनकी एक उन दोनों में से किसी एक की दरख्वास्त थी, वो अदम पैरवी के बायस खारिज हो गई है। दोबारा अलीमा खानम की दरख्वास्त ले। अच्छा, एजाज इसहाक साहब जी जी, अब वो देखें, वो आपने देखा कि जब यहाँ पर तो ऑर्डर आने वाला है, आपने कहा कि ये कैसे हो चुका है। एक जो सुप्रिटेंडेंट है उसकी दरख्वास्त पर आपने मामला लार्जर बेंच को भेज दिया। लार्जर बेंच ने बैठकर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑर्डर किया, और उस ऑर्डर के आफ्टर इफेक्ट्स हम देख रहे हैं कि आज फिर वो कंटेम्प्ट की पिटीशन लेकर आ रहे हैं। और आज जब कंटेम्प्ट की पिटीशन आई है तो फिर सिंगल बेंच के पास मामला आ चुका है। तो भाई सिंगल बेंच नहीं करना था, तो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब से बेहतर जस्टिस जो एडिशनल जज हैं, जस्टिस अमीन मिन्हाज, फेथ डिसाइड नहीं हुआ कि वो 1 साल से ज़्यादा आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। बट ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी अदालतें जो हैं। अब क्या बंदा कहे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों, लोअर कोर्ट्स की तो चले माजी में भी बहुत सी मिसालें हैं, मगर अब की बार हम देख रहे हैं जिस तरह आला अदलिया चौक हो चुकी है, इररेलेवेंट हो चुकी है। फिर एतराज़ किया जाता है कि जी अदलिया के ऊपर
तनकीद क्यों हो रही है? जज तो जज होता है, उसने फैक्ट देख के फैसला करना है। 26वीं आईनी तरमीम के फ़ायदे हो रहे हैं, लेकिन आप देखें ना उसके बाद होने वाली तब्दीलियाँ चीख चीख कर बता रही हैं कि ये तब्दीलियाँ क्यों की गई हैं। तमाम केसेस जूनियर जजेस के पास लग रहे हैं, एडिशनल जजेस के पास लग रहे हैं। वो जजेस जो उस वक्त फैसले दे रहे थे आईन और कानून और फैक्ट्स के ऊपर, उन जजेस को बिल्कुल साइड लाइन कर दी हुई है। जजेस की जो भी अपनी देखिए उन्हें आइन और कानून का पता नहीं था ना। आप जस्टिस बाबर सत्तार की बात कर रहे हैं, देखें उन्होंने कौन से अच्छे फैसले किए हैं। ये जस्टिस सरदार एजाज साख खान साहब या इन जजेस ने क्या फैसले, असल फैसले कर रहे हैं। जैसे अमीन मिनास नाम है इनका, जी बहुत काबिल जज हैं। जैसे आजम खान साहब, पूरा नाम लिया करें। ये सर इनाम तो उनको मिला है ना सर। अच्छा, अब मुझे आखिर में बताएं, जो डिवाइस के ऊपर तरदीद आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसमें क्या आपको नज़र आ रहा है? डिवाइस के ऊपर ना कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन अभी तक हुई नहीं है। डिवाइस का जो मामला है ना वो बड़ा पुरस्कार है। मैं हैरान इस बात बता दें नाज़रीन को कि चैम्बर से एक मिली थी डिवाइस। पहले हुआ ये मामला शुरू इस तरह से हुआ कि सबसे पहले ये खबर आती है, वो भी डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्वीट आता है तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा का, जी इस तरह कोई डाइनिंग हॉल था, वहाँ पर जजेस 4-5 बैठकर खाना खा रहे थे, और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर किसी की नज़र पड़ी, कोई कैमरा लगा हुआ था, रिकॉर्डिंग हो रही थी, और फिर उसके बाद कहा गया कि फिर सबको बुलाया गया वो स्क्रीनिंग के लिए, और फिर बताया गया जी ये किसी और ने नहीं लगाई, ये कोई अपने ही शायद, ये उन्होंने ट्वीट में मेंशन किया। ये वो सारी डिटेल्स जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रही थी कि इस तरह हुआ, इस तरह हुआ। तो फिर जनाब उसके बाद एलामिया आ जाता है फ़ौरन। हालांकि हमने कंफर्म करने के लिए राब्ते किए कि जी तर्जुमान से पूछें, किसी से पूछें, ऑफिशियल से, तो फिर फ़ौरन तरदीद आ जाती है। अब ये ख़बर दुरुस्त है नहीं है जो भी है, लेकिन किसी मीडिया के ऊपर एक टिकर नहीं चला, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिपोर्टर ने रिपोर्ट नहीं किया। क्या इस तरह की खबरें चाहे वो सही हैं या दुरुस्त हैं कहीं से भी आएंगी तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एलामिया जारी करके तो और ज़्यादा इस मामले को मशकूक बना रही है। मेरा असल में एतराज़ ये है कि उस मामले को मशकूक बनाने में सबसे ज़्यादा फ़ौरन एलामिया जारी कर दिया और तरदीद जारी कर दी गई। वो कि अब तरदीद आ गई है तो हम ये कह सकते हैं कि वो खबरें सारी गलत थी। नहीं, लेकिन इसके ऊपर ये भी तो अब आप ये कह रहे हैं कि हम उन्हें कहें कि आप एक और उसके ऊपर प्रेस रिलीज जारी करें और कहें कि हम अपनी तरदीद वापस ले रहे हैं। नहीं तरदीद वापस ना ले, लेकिन मुझे हैरानगी इस बात पर है कि इतनी जल्दी तरदीद आ कैसे गई है जबकि कोई टिकर कहीं पर नहीं चला। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उनसे रब्ता किया हो कन्फर्मेशन के लिए, वो खैर अलग बात है कि हम जो कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हम में से अक्सर को नहीं मालूम था कि ये खबर है। सर देखिए, मुझे तो अगले रोज मालूम हुआ जब एलामिया आया। आपने अगर पूछा कि जी बता दे तर्जुमान साहब ये खबर दुरुस्त है या नहीं, तो आपको बता दें कि अदील सरफराज साहब ये खबर दुरुस्त नहीं है। एलामिया जारी करके पूरी दुनिया को बताने की क्या ज़रूरत है कि क्या ठीक है क्या गलत। अगर खबर चलती कहीं पर किसी मीडिया के ऊपर, कोई शो होता, कोई डिटेल सामने आती, फिर ये कहा जा सकता था कि जी ये खबर गलत है और ये सरासर इल्ज़ाम है और गलत हो सकता है। सर देखें प्रेशर तो होता है ना, आपको मालूम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाली बात है कि खबर अभी तक चली नहीं, किसी ने कोई बात की नहीं, 2-4 सिर्फ ट्वीट्स हुए हैं हमें हवा में, और इधर से सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, अगर ये एलामिया उस वक्त ना आता तो शायद अब वो बहस जो आपका मीडिया है उस तक आ चुकी होती, क्योंकि सोशल मीडिया से इवेंचुअली बहस ट्रेडिशनल मीडिया पर आती है और फिर ख़बरें ज़्यादा फैलती हैं, और जब तक ये ज़्यादा फैल चुकी होती फिर चाहे ये कंडेमेशन भी आ जाती, कोई मजम्मत भी आ जाती या तरदीद भी आ जाती, तो शायद उसका इतना असर ना होता। अब कम से कम उन्होंने रोक तो लिया है, और हो सकता है क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आपको पता है बड़े एक्टिव हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर, उन्होंने चाइना से बैठ कर फ़ोन किया हो कि भाई ये प्रेस रिलीज जारी कर दो। लेकिन कायम मकाम इस वक्त मंसूर साहब है। सर कायम मकाम साहब ने कल केक काटा है। मानते क्यों नहीं आप? अभी तक नहीं मानते। आप ही कहते थे बनेंगे, आप ही कहते। सर हम तो कहते हैं बन चुके हैं, नाम नहीं लेते। नहीं यार देखें, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से? कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, मगर आप ये भी तो देखें ना इस वक्त चीफ जस्टिस की क्या इख्तियारात हैं जो कायम मकाम चीफ जस्टिस के होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें नाज़रीन, आपने सुना कमर मेकन साहब को। आज के इस व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।